इज़राइल जो है वो आज दुनिया के कटघरे में एक आरोपी देश है। भारत अपने आप को शायद ये एक्शन के ज़रिए वो ना दिखाए, लेकिन लिखित जो संविधान है हमारा, वो कहता है कि हम एक गणतंत्र है, हम एक प्लूरलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी है, जो इज़राइल नहीं है। मोदी साहब का ये मानना है, ये इच्छा है उनकी कि जो इज़राइल अपने माइनॉरिटीज़ से कर रहा है, जो सलूक, वो यहाँ पर हो। विपक्ष भी नहीं कह रहा है इस बारे में कि भाई आप हमारे तरफ से कैसे कह सकते हैं कि हम नेतन्याहू को प्यार करते हैं, जबकि उसके हाथों में इतना सारा खून लगा हुआ है। इस देश के में जो 18% अ, जो मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटी भारत के हैं, वो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बीवी नेतन्याहू से प्यार करेंगे? नेतन्याहू ये जानते हैं कि वो कहीं जाएंगे, जयपुर जाएंगे, मद्रास जाएंगे, लोग लोग उनके गले नहीं मिलेंगे। वो कोई पब्लिक इवेंट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो जो विरोध होगा उसका बहुत ही बड़ा होगा। आकार पटेल और नीतीश त्यागी के नाम पे नरेंद्र मोदी कैसे कह सकते हैं कि हाँ, हम बहुत प्यार करते हैं बीवी नेतन्याहू से? मुझे इस बात पे ऐतराज़ भी है और दिक्कत भी है, और इसके लिए हम कैसे अपनी असहमति जो है जताएँ या ऐतराज़ जताएँ कि भाई साहब आप हमारे नाम पे कैसे क क उनसे प्यार कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं आकार पटेल, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं और स्तंभकार हैं। और आज हम लोग बात करेंगे हाल के एक बयान की, जो आखिरी बयान और पहला बयान नहीं है, पर वो इज़राइल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू का है, जो उन्होंने सीबीएस 60 मिनट्स प्रोग्राम में ये कहा कि जब उनके बारे में उनकी लोकप्रियता को लेकर सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हूँ, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं। और हमारे साथ उन्होंने कहा कि जब वो और सारा उनकी पत्नी भारत आए थे, तो एक लव फेस्ट की तरह था। और There are places in the world where Israel elicits enormous respect. One of them is India. India has only a billion point four people, billion point four, a billion and a half people almost. And Israel is very popular in India, very popular. Prime Minister Modi came here and he was, greeted with a great affection. But you should see, I was there with my wife Sarah. We visited India. It was a love fest. उसके पहले भी इज़राइल के युद्ध, ये जो ईरान पे युद्ध शुरू करने से पहले, जब प्रधानमंत्री वहाँ पर नरेंद्र मोदी वहाँ पर थे, तो उन्होंने अपना भाई बताया था। और नरेंद्र मोदी ने भी उसको वहाँ पे कुछ अजीब सी फादरलैंड मदरलैंड जैसे कुछ अजीब सा वाक्य उन्होंने बताया था उसको लेकर। They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो करीब करीब 75,000 लोगों के मरने के मतलब का खून उनके हाथों में लगा हुआ है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे हैं, 1200-1300 तो जो हैं 1 साल से कम के बच्चे हैं, जो गजा में और अब लेबनान में हम उनको देख रहे हैं कि वो लगातार हत्याएं कर रहे हैं। वो एक वॉर क्रिमिनल हैं, युद्ध अपराधी हैं, आईसीसी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ उसके उसके हिसाब से। और तो हमारे बीच क्या है ऐसा प्यार और बंधुत्व और भाईचारा? आकार पटेल, इसके बारे में बताइए। देखें, एक तो ये कि दुनिया में ज़्यादातर जो देश हैं वो दूसरे देशों के साथ या तो दोस्ती रखें या दुश्मनी रखें, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर देश न्यूट्रल होते हैं। दोस्ती होने की वजह कोई खास होती है, जिनमें से मुख्य 4 हैं। पहली तो ये कि 2 देशों में और 2 देशों के बीच कोई साझा दुश्मन हो। तो मेरा और आपका कोई कॉमन दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यहाँ पर वो नहीं है। हमारे जो हरीफ हैं चीन और पाकिस्तान, वो इज़राइल से बहुत दूर हैं। इज़राइल जो मानता है कि उसके दुश्मन है वो सब खाड़ी में है, तो ये तो नहीं है। और क्या हो सकता है? दूसरा ये कि व्यापार में कोई करीब हों देश बहुत, तो फिर शायद
दोस्ती उनमें बढ़ती है। लेकिन आप देखें तो ये सरकारी आंकड़ा है कि भारत का जो टोटल ट्रेड है वो टोटल व्यापार में 1% का एक चौथा हिस्सा हमारा जो है वो ट्रेड नेतन्याहू के साथ है। पॉइंट 0.23%। जी। आप देखें तो हम जो चीजें बेचते हैं इसराइल को, एक्सपोर्ट्स, वहां पर इसराइल 49वें नंबर पर है, 49। और हम जो खरीदते हैं वो वहां से वहां पर 48 नंबर पर है, 48। तो ये भी नहीं है। और क्या हो सकता है? तीसरा ये कि शायद आपके और मेरे आदर्श जो हैं, वैल्यूज जो हैं आपकी और मेरी, वो मिलती जुलती हो तो हम तो दोस्ती हमारी बनती है। जैसा कि यूरोपियन यूनियन में हुआ है। और जो यूरोपियन देश हैं, जो एंग्लोफोन देश हैं, जो फाइव आइज कहते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएसए, वहाँ पे कोई कल्चरल कॉमनैलिटी है, कोई रेशियल कॉमनैलिटी है, तो वो दोस्ती बने, वो यहाँ पर नहीं है। और उसकी एक वजह जो है वो आपने बताई, वो है कि इजराइल जो है वो आज दुनिया के कटघरे में एक आरोपी देश है। भारत अपने आप को शायद ये एक्शन के जरिए वो ना दिखाए, लेकिन लिखित जो संविधान है हमारा, वो कहता है कि हम एक गणतंत्र है, हम एक प्लूरलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी है, जो इजराइल नहीं है। इजराइल आज लाखों लोगों के ऊपर उसका कब्जा है, राज है उसका, वेस्ट बैंक में, गाजा में, जिनके पास वोट नहीं है, जिनके पास आवाज नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जिनसे मैं जुड़ा हूँ, उनका कहना है कि जो वेस्ट बैंक में कर रहा है इजराइल, वो अपार्थाइड है। और जो गाजा में हुआ है 2023 के बाद, वो जेनोसाइड है। तो वैल्यूज वैल्यूज के हिसाब से भी कुछ एक चौथा जरिया है कि मैं और आप करीब आए। और वो ये है कि जो बाहरी पॉलिटिक्स है, हमारी डिप्लोमेसी, वो आपकी अंदरूनी पॉलिटिक्स से जुड़ी हो। और यहाँ पर कुछ हमें समझ आता है कि ये क्यों हो रहा है। मोदी साहब का ये मानना है, ये इच्छा है उनकी कि जो इजराइल अपने माइनॉरिटीज से कर रहा है, जो सलूक, वो यहाँ पर हो। और ये हमें दिखाई देता है बिल्कुल साफ तरीके से, जो समर्थक हैं, जिनको या तो आप गोदी कहिए या तो आप भक्त कहिए, जो सोशल मीडिया का ट्रैक है उनका, वो हमें ये कहता है कि वो खुश हैं ये लोग जिस जो बर्ताव इजराइल और नेतन्याहू खास कर रहे हैं पैलेस्टीनियन के साथ, वही यहाँ पर हो। सोचना हमें ये है कि मान लीजिए कि हमें ये मिलता है कि शायद कोई शख्स को, कोई ऐसा नेशन जो हम अ, मान के चलें कि ये एक आइडियल स्टेट है माइनॉरिटीज के हिसाब से, इजराइल को मिलता क्या है? वो क्यों कहता है कि भारत दोस्त है हमारा? उसकी एक ही है वजह, और वो भी आपने बताई, वो ये है कि हम उनको वैलिडेशन देते हैं। जी। हम देखें, आप 2-3 दिन हो गए हैं, यूरोपियन यूनियन ने एक केस दर्ज किया है इजराइल के खिलाफ, उन लोगों के सामने जो वेस्ट बैंक में या तो मारपीट कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस के साथ, या उनकी जमीनें ले रहे हैं। भारत एक अकेला गणतंत्र है बड़ा, जो अभी भी ये कहता है कि इजराइल दोस्त है। दूसरा ये कि जो भी किया है इजराइल ने, वो बुरा नहीं है। हाँ, आए दिन हम जैसा कि आज हुआ है, हम कहते हैं कि हम टू स्टेट सोल्यूशन में मानते हैं, लेकिन उसको छोड़कर हम और कुछ बोलते नहीं हैं, खास तौर से मानवाधिकार के ऊपर। तो हम ये वैलिडेट कर रहे हैं उनको
और यही वजह है कि वो समझते हैं कि हम अब पास हैं उनके। जैसे कि बीबी नेतन्याहू पूरा का पूरा इज़राइल नहीं है, या डोनाल्ड ट्रंप पूरा का पूरा अमेरिका नहीं है, वैसे ही पूरे नरेंद्र मोदी पूरे के पूरे भारत नहीं। तो ये जो बताना, जैसे कि बीच में वो ट्रंप को भी कहते कि आपको अंदाज़ा नहीं कि भारतीय कितना प्यार करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो ऐसे ही नेतन्याहू को बताना कि भारतीय बहुत प्यार करते हैं, और वो नेतन्याहू इस बात को फैला रहे हैं, और कोई खंडन या कोई सवाल नहीं कर रहा, विपक्ष भी नहीं कह रहा है इस बारे में कि भाई आप हमारे तरफ से कैसे कह सकते हैं कि हम नेतन्याहू को प्यार करते हैं, जबकि उसके हाथों में इतना सारा खून लगा हुआ है। इस देश के में जो 18% अ, जो मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटी भारत के हैं, वो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बीवी नेतन्याहू से प्यार करेंगे, जबकि वो खुलेआम जो है मुसलमानों के साथ जो है ये कर रहे हैं। और अभी तो हाल में ये जो प्रोटेस्टर्स गए थे, उनके साथ भी टॉर्चर की खबरें हैं, जो बुरी तरह से उनके साथ यौन अपराध बिल्कुल। किए गए हैं। कुत्तों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा मतलब पढ़ने सुनने में भी आ रहा है। इसकी इसकी शायद पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, पर ये सब खबरें अब आने लगी हैं बाहर, और सारे निशाने पर बीवी नेतन्याहू पूरी दुनिया के हैं। सिर्फ और जो कुछ उनका ट्रंप के साथ चल रहा था जो याराना, वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। वो भी दूर होते हुए दिखलाई दिखलाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो ईरान जो जंग है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को अगर किसी ने फंसाया है उस युद्ध में, तो बीवी नेतन्याहू ने फंसाया है, जिससे वो बाहर नहीं निकल बिल्कुल, पाए। बिल्कुल। तो इस पूरे परिदृश्य में जब देखते हैं कि अच्छा, फिर उनके खिलाफ जो वहाँ पे उनके देश में अंदर ही सजा के केस चल रहे हैं, जो कि उसको टलते तो जा रहे हैं, और शायद युद्ध के कारण टल रहे हैं, पर वो कहीं न कहीं वो भी उनको एक जवाबदेही उनकी आएगी वहाँ पे। तो हमें क्या रोक रहा है इस बात को साफ-साफ कह पाने में कि भाई हम आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? जबकि 1 करोड़ लोग भारत के गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं। ईरान से हमारे बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं, मतलब सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप रही है हम दोनों के बीच में, भारत और ईरान के बीच में। और ये जो सब कुछ हो रहा है इस समय, सब में नेतन्याहू अकेले और कमज़ोर पड़ते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में हम क्यों उनके पीछे पड़े हुए? देखिए, और कोई वजह नहीं है, सिर्फ़ 2 हैं। एक तो ये कि जो हमारा डिप्लोमैटिक कोर है और जो आईएफएस के लोग हैं, उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। वो कुछ कर नहीं पाते बगैर नौकर के तरीके एक्ट करना। तो आज ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जो नेतन्याहू और उनकी जो पार्टी है, उनकी जो इज़राइल की जो पार्लियामेंट है, उसमें 20-25% सीटें हैं उनकी। वो सिर्फ़ इसलिए पीएम हैं और पीएम रहे हैं कि और कोई उससे ज़्यादा सीट पा नहीं सकता। तो मास पॉपुलैरिटी उनकी नहीं है। ये एक पर्सनल रिलेशनशिप की बुनियाद पर ये जो हुआ है और जो हो रहा है, वो मुकम्मल है। ये जब नेतन्याहू जाएँगे और मोदी साहब जाएँगे, तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। हमारी हिस्टोरिक जो पॉलिसी रही है इज़राइल और पैलेस्टाइन के लिए, वो जनरली एक एथिकल आउटलुक की के बलबूते पर है कि दुनिया में, जैसा कि मनमोहन सिंह ने 2013 में अपने आईएफएस हम अफसरान को बुला के कहा था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के 3 पहिए हैं। पहला तो ये कि दुनिया में ऐसा माहौल बना रहे जिससे भारत में समृद्धि बढ़े और भारत के लोग जो है वो आगे आएँ। और अब इसका मतलब ये कि दुनिया में कहीं जंग ना हो, युद्ध ना हो, जो हो तो फिर जो भारत पे उसका जो असर है वो कम हो, जो आज हम देख रहे हैं कि नहीं है ऐसा। दूसरा ये कहना था उनका, सिंह का, कि भारत को दक्षिण एशिया में रहना है और जो पड़ोसी हैं हमारे, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह, उनसे हमें रिश्ता अच्छा रखना है। भले ही लगे हमें कि कोई इसमें मुश्किलात हो। और तीसरा जो पहिया है, तीसरा जो पैर है इसका फॉरेन पॉलिसी का, ये है कि भारत के लोग मानते हैं, ये सिंह साहब का कहना था,
कि विदेश नीति हमारी जो है वो भारतीयों के आदर्श, जो जो डियरली हेल्ड वैल्यूज हैं, जो आदर्श हैं हमारे, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, उसकी बुनियाद पर हो। तो आज दिखता हमें ये है कि सिर्फ एक पर्सनालिटी बेस्ड फॉरेन पॉलिसी है कि आप मुझे मेडल दे दें, आप मुझसे गले मिल रहे हैं तो मैं आपके वहां आऊंगा। 2 दिन युद्ध के पहले जब कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था, जबकि कैरियर ग्रुप्स जो हैं यूएस के तैनात हुए थे गल्फ खाड़ी में जंग के लिए, तब गए मोदी वहां पर और वो अब मेडल लिया उन्होंने। तो ये ठीक नहीं था। और जब ये दोनों शख्स नहीं रहेंगे अपने पद पर, तो मेरा ये मानना है कि ऑटोमेटिकली भारत और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं वहीं पर जाएंगे जहां पर 14 साल पहले थे। इसमें जो क्लिप है उसमें हम लोग दिखाते हैं अपने दर्शकों को, और उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि हम आपका दर्द महसूस करते हैं, हम आपका दुख साझा करते हैं। भारत इस पल में और इसके आगे भी पूरी दृढ़ता के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. और ये ईरान पर जंग से 2 दिन पहले वहाँ के नेसेट में वो पहला, और शायद उसके बाद अभी पता नहीं किसी और को मिला है कि नहीं मिला, वो मेडल जो जैसे कि उनको कोई वो मार्केटिंग का गुरु के भी एक ऐसा अवार्ड भी मिला था जो कि पहला और आखिरी था। वो दुनिया में और बिल्कुल। दुनिया में और किसी को इस लायक नहीं समझा गया कि ये वो फिलिप कॉटलर, हाँ जी। कोटलर कोटलर अवार्ड देना चाहिए, उसके लिए कोई और लायक नहीं समझा गया मोदी जी के अलावा उसमें। तो ऐसे ही शायद ऐसा बताया जाता है कि ये भी अनूठा एक मेडल उनको पहनाया गया। पर उसके बाद, उसके पहले उन्होंने ये कहा कि ये दर्द महसूस करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि कोई भी नागरिकों की हत्या को जायज़ नहीं ठहरा सकते, जो कि उसने हमास के हमलों को उन्होंने गलत ठहराया। उन्होंने एक भी वाक्य ये नहीं कहना चाहा कि भाई जो गजा में हो रहा है या पहले होता रहा है फिलिस्तीनियों के साथ में, उसके बारे में जबकि सबसे पहले जो आवाज़ उठाने वाले फिलिस्तीनियों की आज़ादी की थी उसमें भारत उनमें से एक था, और गांधी इसमें शामिल थे। तो अब ये बात उठती है कि ये तो यहाँ तो ये बात हुई कि भाई नेतन्याहू एक तरह के खलनायक हैं, जो कि जिनके नरसंहार के अपराधी हैं। उनको युद्ध के अपराधी दुनिया में बहुत सारे देश मान रहे हैं, उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। अब ट्रम्प भी उनसे पल्ला झटकना चाहते हैं, जो कि नहीं झटक पा रहे, पर हम उनसे चिपके हुए क्यों हैं? और हम जो उनसे चिपके हुए हैं उसमें भी मतलब आकार पटेल और नीतीश त्यागी के नाम पे नरेंद्र मोदी कैसे कह सकते हैं कि हाँ हम बहुत प्यार करते हैं बीबी नेतन्याहू से? मुझे इस बात पे ऐतराज भी है और दिक्कत भी है, और इसके लिए हम कैसे अपनी असहमति जो है जताएं या ऐतराज जताएं कि भाई साहब आप हमारे नाम पे कैसे उनसे प्यार कर सकते हैं? हम ना भी कर पाए तो भी ये बिल्कुल ही झूठ है। ये सभी लोग जानते हैं, नेतन्याहू भी जानता है कि मोदी जी के समर्थक जो फैन हैं उनके, उन लोगों को पूछ लीजिए कि मैप में आप दिखा देंगे कहाँ पर है इजराइल, कितने लोग हैं वहां पर। मैं और आप नौकरी कर चुके हैं गुजरात के शहरों में। अहमदाबाद की जो संख्या है वो पूरे के पूरे इजराइल के मुकाबले है। 1 करोड़ लोग हैं वहां पर। तो ये कोई बड़ी ये कोई चीज नहीं है। और नेतन्याहू ये जानते हैं कि वो कहीं जाएंगे, जयपुर जाएंगे, मद्रास जाएंगे, लोग उनके कैलेंडर में नहीं मिलेंगे। वो कोई पब्लिक इवेंट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो जो विरोध होगा उसका बहुत ही बड़ा होगा। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, बहुत से लिबरल लेफ्टीज हैं जो कि जो भी मानते हैं कि इंसानियत पे यकीन करने वाले लोग हैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप आए दिन आज सोशल मीडिया के दौर में हम ये चीज़ें छुपा नहीं सकते कि आप गाज़ा में आप क्या कर रहे हैं रोज़।
पर एक वजह और है जो जिस कारण मोदी जी बहुत उनसे मतलब उनके बहुत मुरीद हो सकते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो और उसके बारे में आप भी बता सकते हैं, क्योंकि आपका फ़ोन भी उसमें था, जो पेगासस सॉफ्टवेयर था, जो जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इज़राइल का है और सरकार ने यहाँ भारत में उन लोगों पर उसको सर्विलेंस के लिए लगाया था, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि ये जो इस निज़ाम से सहमत नहीं है। उसमें जर्नलिस्ट शामिल हैं, उसमें विपक्ष के नेता जी, शामिल हैं, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। जी। तो वो पेगासस अश्विनी वैष्णव का नाम था उसमें। और देखें आज वो नहीं तो ये पेगासस जो है वो एक इजरायली कंपनी की जो है वो इजाद है। वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, वो कोई भी देश, द स्टेट है, गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट उसे ले सकती है और वो लाइसेंस भी आप दे दें और वो ले लें। यहाँ पर हम पर कोई ये कोई कोई ये हम मांगे और वो ना दे, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इजराइल के पास जो हम कहीं और से ले ना पाए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि कि वो जो तरीका है कि जिस तरह से आप जनता को एक कैप्टिव की तरह ट्रीट करते हैं, आप एक सर्विलेंस कर रहे हैं, आप उनके मकान गिरा रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी अब बुलडोज़र चल जी, पड़ा, बुलडोज़र एक अपने आप जी, जी, मेटाफर हो गया है जो विध्वंस का, और जिसमें आप बिना कानून की कार्रवाई किए आप उन पे उनके उन लोगों के भी मकान गिराते हैं जो अपराधी नहीं हैं। अगर आरोपी भी नहीं है, अपराधी तो नहीं, अब एक आरोपी के परिवार को भी आप अपराधी मान चुके होते हैं उस प्रक्रिया में, जो कि जी, बुनियादी तौर पे नाइंसाफ़ी है। जी, ये एक इज़राइल का मॉडल है। कश्मीर में जो होता हुआ देखते हैं वो एक इज़राइल का मॉडल है। तो हमारे और ये मॉडल मोदी जी के मॉडल है, ये मॉडल भारत के या राष्ट्रीय मॉडल नहीं है, ये आपने वहाँ से उठाया है या वहाँ से सीखा है, और वो आप जनविरोधी मामलों के लिए आप इस्तेमाल करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। या शायद इजराइल ने हमसे भी सीखा हो, कौन जाने, क्योंकि ये बहुत सालों से हो रहा है यहाँ पर। जो अंग्रेज किया करते थे जहाँ पर, वहाँ पर उनकी सरकार नहीं थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, वहाँ पर उनकी सरकार नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ उनके एजेंट होते थे और वहाँ पर कलेक्टिव पनिशमेंट का एक दौर था कि जब लगे आपको कि आरोप हो किसी पर, तो उसका आप धर तोड़ दें। ये 150 साल पहले अंग्रेज किया करते थे यहाँ पर। तो हमने ये सिखाया है दुनिया को कि ये गणतंत्र में भी होता है। बगैर कोई केस हुए, बगैर किसी पर आरोप लगे, आप बुलडोजर निकाल और नाचे फिर आप हाँ, उस बुलडोजर पर। बिल्कुल। तो ये नाचे शर्मनाक और चीजें हमने हैं पीछे जो बात की थी अपूर्वानंद से कि एक बच्ची के हाथ एक बुलडोज़र का खिलौना बिल्कुल, उत्तर हाँ, प्रदेश के दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तोहफ़े के बतौर दिया गया। हम बच्चों को शामिल कर रहे हैं इस तरह की हमानियत में। इ इ इन लोगों को इतनी समझ भी नहीं कि दुनिया इसको किस नज़रिए से देखती है। आपको याद होगा शायद कि 1.5 साल पहले जो पटेल समुदाय है यूएस में, उन्होंने शायद न्यू जर्सी में एक जुलूस निकाला था 15 अगस्त का, अ, जहाँ पर उन्होंने एक बुलडोज़र को शामिल किया था और फिर उनको सॉरी कहना पड़ा बाद में। हाँ। ये सोचते भी नहीं कि दुनिया इसको कैसे देखेगी कि अपने ही लोगों पर आप धावा बोले और ये राष्ट्रवाद के नाम पर बिल्कुल ही शर्मनाक चीज़ है ये। हुँ। तो अब जो है भारत क्या करे? अब हम लोग जो आम भारतीय हैं, अब नरेंद्र मोदी जी तो ये बार-बार कह रहे हैं और कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, तो अब बाकी लोग क्या करें? बाकी लोगों के लिए क्या रास्ता है? क्योंकि हम ये भी नहीं जो देखते कि विपक्षी दल है वो इसके बारे में कोई कहीं कोई नहीं, कुछ जागरूकता नहीं है। दिखाएँ, कोई क्यों बात कहें। बिल्कुल सही बात है आपकी। उसकी एक वजह ये है कि ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है राजनीति का यहाँ पर। जो लोग और यहाँ पर जो है, जो लोग जानते हैं कि पैलेस्टाइन में क्या किया है इज़राइल ने, वो बिल्कुल ही साफ है कि ये नहीं होना चाहिए। पर दूसरा ये भी है कि नेतन्याहू के पास आज जो है मुश्किलात बहुत सारी है। इसमें से निकलना, जो जो जंग उन्होंने शुरू की है और जिस जिस जो दुनिया
भारत को मिलाकर जो लोग भुगत रहे हैं उसका, उसकी जवाबदेही है उनके ऊपर। और मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी ही अक्टूबर या नवंबर में वहाँ पर है चुनाव इज़राइल में। मेरा ये मानना है कि कुछ सही होगा वहाँ पर। मेरा ये भी मानना है कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इज़राइल का, वो ये मानता है कि लेबनान में वॉर जारी रहे, ईरान हमारा दुश्मन है, वहाँ पर बच्चे मरे तो ठीक है लेकिन हमें सुख शांति चाहिए, वो ये मानते हैं। तो शायद जो नई सरकार आए हैं उस सरकार की सोच भी शायद बहुत मिलती-जुलती हो। लेकिन ये बात शायद तय है कि नेतन्याहू वापस नहीं आएँगे। और वो भी साथ में ये भी कि पूरा का पूरा ईरान युद्ध के बाद जो एक तरह से नए सिरे से समीकरण बनते हुए दिखलाई देंगे। अभी तो वो एक मुकम्मल जगह पे खत्म जाके हुआ नहीं है। पर हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा खाड़ी देश कैसे रहेंगे, इज़राइल कैसे रहेगा, ईरान कैसे रहेगा और अमेरिका खुद कैसे रहेगा अभी, क्योंकि वो चीन गए हुए हैं। डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ पे नए तरह की पावर इक्वेशन शायद उभर कर आएगी जब तक वो वापस अमेरिका लौटेंगे वहाँ से। तो उसको भी वो भी अभी सब कुछ अप इन द एयर है कि भी उसका आगे क्या होगा। पर कुल मिला के हम शायद अपनी सरकार से, जिसको जो कि एक लोकतंत्र में अगर एक सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि वो बुनियादी तौर पे कम से कम इंसानियत की तरफ खड़ी दिखलाई दे। अम, जी। बजाय इसके कि अ, जो दरअसल हत्यारे एक प्रधानमंत्री हैं जब जो जो हत्याएँ कर रहे हैं, जो अपराधी हैं और उनके प्यारे तो ना ही बनते हुए दिखलाया जाए, उसमें हम सब लोगों को शामिल ना किया जाए मेरे ख्याल से। ये बातचीत का मतलब भी था। अ, और दूसरी बात ये भी है कि इसके बाद बाकी जहाँ पर हमारे स्टेक्स हैं, जहाँ पे हमारी दोस्तियाँ होनी चाहिए, जो कि आपने शुरू में बताया कि दोस्ती किस आधार पे बनती है। जहाँ पे हमारे 1 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, उनसे हमारी दोस्ती कितनी है और उसको हम किस तरह से निभा रहे हैं। जहाँ से हम तेल खरीद सकते थे और जहाँ हमने रोक दिया किसी कहने पे, उनसे हमारी दोस्ती कैसी है। जिनके साथ हमारे पुराने सिविलाइजेशनल संबंध रहे हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती कैसी है। तो वो सारे सवाल भी हैं जो कि जहाँ पे एक तो ठीक है कि इज़राइल के साथ जो छोटा-मोटा एक देश है उसके साथ कुछ हो रहा है, पर जो बड़ा एक रिश्ता रहा है उस सब की कीमत पे हम ये सब कैसे कर सकते हैं? नहीं, और ये भी देखना है आपको कि आपकी जो ताकत है वो क्या है? आपकी ताकत ज़्यादातर यही है कि आप एक डाइवर्स नेशन हैं, आप एक प्लुरलिस्ट नेशन हैं, आप सेक्युलर हैं, आप एक गणतंत्र हैं। और वो लेकर आप दुनिया में जाओगे तो लोग आपके पास आएँगे, क्योंकि ये सही वैल्यूज़ हैं। ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि बाकी के लोग, जो दुनिया के लोग हैं, शायद उन लोगों की सरकार को ये वैल्यूज़ पसंद ना हो, लेकिन जो दुनिया के लोग हैं, उनको ये ज़रूर पसंद आएँगी। इसी वैल्यू को छोड़कर आप एक ऐसे शख्स के पास जा रहे हैं, जो कि जेनोसाइड कर रहा है, तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और ये मैं मानता हूँ कि ये एक शर्मनाक पीरियड है। भारत के लोगों के लिए नहीं, भारत की सरकार के लिए और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो आईएफएस में हैं, जो कि मंत्रीगण हैं, जो इस चीज़ को देखकर या तो चुप हैं या तो शामिल हैं इसमें। बिल्कुल। और आखिरी में ये बात कि भारत भारत अभी सदारत कर रहा है ब्रिक्स की। पिछले साल जब ईरान पे हमला हुआ था तो ब्राज़ील उसका चाहता था, उसने तुरंत इस पे बयान दिया था ईरान के समर्थन में। और जो इस समय जो सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में जो हो रही है, जिसको लेकर अमेरिका खासा परेशान है, वो ग्लोबल साउथ की मजबूती है। और हम देख सकते हैं कि भारत ने किस तरह से उस ग्लोबल साउथ की जो में एक महत्वपूर्ण भूमिका या एक नेतृत्व का मौका वो किस तेजी से गँवा रहा है इस पूरी प्रक्रिया में इन सब चीज़ों के कारण, जो कि हम सबके सरोकार का और चिंता का विषय होना चाहिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आकार इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे भारत के लोग जो और ख़ास तौर पे हिंदी वालों को तो ये सुनना चाहिए, ताकि हम अपनी समझ को थोड़ा-सा बेहतर कर सकें, अपनी बातचीत थोड़ा-सा आगे बढ़ा सकें और सोच कर सवाल कर सकें इन जिस जिस उस उन सारी बातों को की रोशनी में जो ये निज़ाम हम सब के लिए शायद पैदा कर रहा है। क्या आप और मैं बीबी नेतन्याहू से इतनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं जितनी कि मोदी जी बता रहे हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। शुक्रिया आकार, शुक्रिया दर्शकों आपका। नमस्कार।
आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।